Hi everyone and welcome back to the official channel of Law Prep Tutorial. I hope I'm perfectly audible and visible and चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं and today we'll be discussing about the judgment of the Supreme Court of India with respect to manual scavenging. और ये जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का डॉक्टर बलराम सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ऑफ द ईयर 2023. अब आपके मन में सवाल यह आएगा कि सर हम 2023 के जजमेंट को आज क्यों डिस्कस कर रहे हैं. So the primary reason that why this particular judgment came back into the news is कि recently एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज हुई. 2023 के जजमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सब्सिक्वेंट हियरिंग में सर्टेन मेट्रो सिटीज में मैनुअल स्कैवेंजिंग को एब्सोल्युटली बैन किया. दिस इंक्लूडेड सिटीज लाइक दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद एंड बैंगलोर एंड कोलकाता अमंग अदर्स एज वेल. बट इंटरेस्टिंगली हुआ क्या कि कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट के ही गेट नंबर F के जस्ट सामने पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का एक एम्प्लॉय मैनुअल स्कैवेंजिंग ही कर रहा था. एंड इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने अब पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को नोटिस इशू करा और उनसे यह कहा कि भाई सफिशिएंट रीजंस बताइए, अदरवाइज विल बी डायरेक्टेड और विल बी कंपेल्ड टू डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR अगेंस्ट द ऑफिशियल्स एज वेल. तो आज हम समझेंगे कि ये मैनुअल स्कैवेंजिंग है क्या. 2013 का जो एक्ट था जहां पर पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास करके मैनुअल स्कैवेंजिंग के ऊपर प्रोहिबिशन लगाया और रिहैबिलिटेशन और सैनिटेशन वर्कर्स की बात की. एंड उसके साथ साथ बलराम सिंह के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में वो जो सेट ऑफ गाइडलाइंस इशू किए थे वो एग्जैक्टली थे क्या. तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम हमारे 2013 के उस एक्ट को जिसका नाम है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट 2013. मैनुअल स्कैवेंजिंग होता क्या है? मैनुअल स्कैवेंजिंग बेसिकली रेफर्स टू sanitation workers who actually perform their duty of cleaning everything, especially septic tanks, sewers, इनको जब वो मैनुअली क्लियर कर रहे होते हैं विदाउट एनी मैकेनिकल सपोर्ट, उसको हम मैनुअल स्कैवेंजिंग कहते हैं. एंड मैनुअल स्कैवेंजिंग बेसिकली किसी इंडिविजुअल के बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स को तो वायलेट करता ही है, बट साथ में वो उनके हेल्थ के लिए भी बड़ा प्रॉब्लमैटिक होता है. एंड इसलिए बीच बीच में हमारी कंट्री में हमें न्यूज देखने को मिलती रहती है कि मैनुअल स्कैवेंजर्स की डेथ हुई, ठीक है, ड्यूरिंग द क्लीनिंग ऑफ सर्टेन सीवर्स और सेप्टिक टैंक्स एटसेट्रा. एंड इसी चीज को ध्यान में रखते हुए 2013 में एक एक्ट पास किया गया जिसका ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव था. द ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव ऑफ द 2013 एक्ट एक्चुअली इंक्लूडेड टू एलिमिनेट अनसैनिटरी लैट्रिन्स, टू प्रोहिबिट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड द हजार्डस मैनुअल क्लीनिंग of sewers and septic tanks, and also to maintain a survey of manual scavengers and their rehabilitation. तो 2013 में ये जो एक्ट पास हुआ, it was basically to provide for prohibition of employment as manual scavengers and the rehabilitation of manual scavengers and their family. कि सबसे पहली चीज, कभी भी मैनुअल स्कैवेंजिंग के लिए आप किसी पर्सन को एम्प्लॉय नहीं करोगे एंड उसके बाद अगर उस पर्सन को कोई लॉस होता है, किसी तरीके की इंजरी कॉज होती है, तो उनके और उनकी फैमिली के रिहैबिलिटेशन के लिए स्टेट को कुछ कुछ एक्शंस लेने पड़ेंगे. इसी ऑब्जेक्टिव के साथ 2013 में ये एक एक्ट पास किया गया. एंड इसके कुछ बेसिक प्रोविजंस की हम बात करें तो इट सेज दैट नो पर्सन और एजेंसी कैन एंगेज और एम्प्लॉय एनी पर्सन फॉर मैनुअल स्कैवेंजिंग. क्लियर कट प्रोहिबिशन इस एक्ट के अंडर इंपोज किया गया, जहां पे ये प्रोवाइड किया गया कि भाई कोई भी पर्सन या कोई भी एजेंसी किसी भी पर्सन को ना तो एंगेज करेगी ना ही एम्प्लॉय करेगी फॉर द एक्ट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग. एंड इफ एनीवन कमिट्स प्रोहिबिशन ऑफ दिस थिंग, कि मान लो अगर किसी पर्सन ने या किसी एजेंसी ने या किसी कंपनी ने अगर किसी पर्सन को एम्प्लॉय किया फॉर द पर्पसेस ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग, तो उस पर्सन के ऊपर क्या एक्शन लिया जाएगा. सो द 2013 एक्ट प्रोवाइड्स दैट एनी पर्सन और एजेंसी who engages any person in manual scavenging in violation of the prohibition or provisions of this act of 2013 is punishable with imprisonment of up to 2 years or a fine up to rupees 1 lakh or both. तो इसको थोड़ा सा सीरियस ऑफेंस लिया गया है, जहां पे 2 साल तक का आपको इंप्रिजनमेंट एंड 1 लाख रुपए तक का फाइन या दोनों ही चीजें आपके ऊपर इंपोज की जा सकती हैं. एंड अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट इट इज ऑल्सो इलीगल फॉर अ सीवर और अ सेप्टिक टैंक to be cleaned by a person without the employer providing protective gear and cleaning devices and observing safety precautions. जनरली है क्या कि मैनुअल स्कैवेंजिंग हमारी कंट्री में जिस तरीके से कमिट की जाती है, वहां पे एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है, एम्प्लॉयर की ड्यूटी है कि उसको प्रोटेक्टिव गियर्स प्रोवाइड करने होंगे, बट एम्प्लॉयर्स जनरली प्रोवाइड नहीं कर रहे होते, ठीक है. एंड इन सारी चीजों को इस एक्ट के अंडर एक पनिशेबल एक्टिविटी की तरह रखा गया. बट 2013 के एक्ट के बाद भी कंटिन्यूअसली हमारी कंट्री में इंस्टेंसेस देखने को मिलते थे मैनुअल स्कैवेंजिंग के.
And therefore we reach the case of Dr. Balram Singh वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहां पर एक पीआईएल फाइल हुआ, एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल हुआ कि भाई अब सुप्रीम कोर्ट ही इसी चीज पर कोई एक्शन ले कि इस तरीके से मैनुअल स्कैवेंजिंग की एक्टिविटीज हमारी कंट्री में कमिट होना. सो प्राइमरली द एक्टिविटी ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग इज बैंड, जैसा मैंने अभी आपको शुरुआत में बताया, अंडर द प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट ऑफ 2013. एंड इस एक्ट के आने के बाद भी क्योंकि कंटिन्यूअसली वो एक्टिविटी हो रही थी, देयरफॉर सुप्रीम कोर्ट इन दिस केस एक्सप्रेस्ड ग्रेव एंग्विश एट इट्स कंटिन्यूएंस एंड इट एक्चुअली डायरेक्टेड complete eradication of this kind of activity and rehabilitation of victims as well. सुप्रीम कोर्ट ने कुछ स्लीव ऑफ डायरेक्शंस दिया, भी हम उनको देखेंगे, भी कुछ गाइडलाइंस भी इशू करी, बट सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअली कहा कि भाई ये किस तरीके की एक्टिविटी है, किस तरीके की डिग्निटी आप लोगों की मेंटेन करना चाह रहे हो अगर आप उनको मैनुअल स्कैवेंजिंग की एक्टिविटी में इन्वॉल्व करते हो तो. एंड देयरफॉर इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट साइटेड द फेमस कोट ऑफ डॉक्टर B.R. Ambedkar wherein he said that the battle in this country is not about any right, the battle primarily is for the reclamation of human personality. ठीक है कि भाई मैनुअल स्कैवेंजर्स को आप ह्यूमन की तरह ट्रीट ही नहीं करना चाह रहे हो. अगर कोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जैसे अभी हम दिल्ली की इंसिडेंट की बात करें जहां पे सुप्रीम कोर्ट के ही गेट नंबर F के सामने मैनुअल स्कैवेंजिंग चल रही थी, वो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का काम था. अब कोई भी इंस्टीट्यूशन किसी पर्सन को अगर ह्यूमन मान रहा होगा तो वो मैनुअल स्कैवेंजिंग की एक्टिविटी उनसे क्यों करवाएगा. एंड मैनुअल स्कैवेंजिंग की एक्टिविटी के साथ प्रॉब्लम क्या है, it goes against certain fundamental rights given by the Constitution of India as well. ठीक है, यहां पर ये कुछ फंडामेंटल राइट्स को भी वायलेट कर रहा होता है, जैसे अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस इन अ सेंस प्रमोट होना शुरू हो जाती है. बिकॉज ये सोसाइटी की पुरानी आदत है, अभी भी ये आदत है कि होता क्या है कि एनीवन हु इज इन्वॉल्वड इन द क्लीनिंग ऑफ सेप्टिक टैंक्स और सीवर्स और एनी अदर थिंग फॉर दैट मैटर, एनी सिमिलर थिंग फॉर दैट मैटर, तो उस पर्सन के अगेंस्ट अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस कम्युनिटी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देगी. Similarly, it goes against the prohibition of discrimination under Article 15 Clause 2. It clearly says that now the state shall not discriminate among the citizens on the basis of religion, race, caste, sex or place of birth. अब यहाँ पर जो मैनुअल स्कैवेंजिंग की प्रैक्टिस लोग कर रहे हैं, स्पेशली ये देखा गया कि मेन है जो वहां पर इन्वॉल्व हैं, जो इन टर्न उनको सोसाइटी में अनटचेबिलिटी की तरफ उनको क्या करना चाहिए, एक तरीके से लेट्स से कि वो उनको पोर्ट्रे करता है या उनको एक एग्जाम्पल बना देता है जिनके अगेंस्ट सोसाइटी अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करेगी. Similarly, it also violates Article 23 and 24 of the Constitution of India, which talks about the prohibition of forced labor and child labor. भाई किसी पर्सन से आप without giving that person the mechanical gears which are required in these kind of activities, आप उससे manually उसके हाथों से उसकी क्लीनिंग करवा रहे हो आप septic tanks और sewers की, तो that goes against it's a kind of exploitation only. And therefore, this also goes against the dignity and fraternity in this country. ठीक है कि भाई वो जो इंडिविजुअल है उसके पास भी तो आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच गिव्स राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ एवरीवन, तो वो उसकी डिग्निटी के अगेंस्ट भी तो जाता है. एंड देयरफॉर सुप्रीम कोर्ट ने बलराम सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कुछ डायरेक्शंस इशू करे. उन डायरेक्शंस को हम ब्रीफ में तो देखेंगे ही, बट उन डायरेक्शंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें थी पहले अपन उनको देखते हैं. जैसे कॉम्पनसेशन की अगर हम बात करें, अगर सीवर क्लीनिंग करते वक्त किसी भी पर्सन की, किसी भी सैनिटेशन वर्कर की अगर डेथ हो जाती है तो उस केस में आप क्या कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करोगे. सो अकॉर्डिंग टू द बलराम सिंह जजमेंट, कॉम्पनसेशन थोड़ा सा बढ़ाया गया. जैसे इन केस ऑफ सीवर डेथ्स, द कोर्ट सेड दैट मिनिमम कॉम्पनसेशन व्हिच इज टू बी अवॉर्डेड टू सच एन इंडिविजुअल, मिनिमम कॉम्पनसेशन व्हिच इज टू बी अवॉर्डेड टू सच एन इंडिविजुअल जिसकी सीवर क्लीनिंग करते वक्त डेथ हो जाती है, दैट शुड बी 30 लाख रुपीज. तो इसको इनहांस किया गया और इनिशियली पहले कितना फाइन या पहले कितना कॉम्पनसेशन उस पर्सन को दिया जाता था, सो दैट वाज 10 लाख रुपीज. बट लेट्स से अगर किसी पर्सन की डेथ नहीं हुई, उसको किसी तरीके का डिसेबलमेंट हो गया, ठीक है, कोई डिसेबिलिटी अब वो फेस करना शुरू कर देता है, फिजिकल डिसेबिलिटी ऑब्वियसली. तो इन दिस सिचुएशन कि अगर परमानेंट डिसेबलमेंट है, ठीक है, कि अब वो इंडिविजुअल और कोई भी काम नहीं कर पाएगा, उसको इंजरी इस नेचर की हो चुकी है, तो मिनिमम कॉम्पनसेशन which is to be given to that person would be rupees 20 lakh मिनिमम, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम. सिमिलरली अगर किसी और तरीके की डिसेबिलिटी होती है which is not a permanent disability, ठीक है, in this situation the minimum compensation which is to be given to the person has been increased to 10 lakh rupees minimum. Again I am repeating, ये मिनिमम कॉम्पनसेशन यहां पर कहा गया, ठीक है. सिमिलरली कोर्ट ने ये भी चीज क्लियर करी कि ये जो कॉम्पनसेशन देने की बात है, this is applicable retrospectively if the compensation is unpaid yet.
कि अभी तक अगर आपने किसी पर्सन को जो मैनुअल स्कैवेंजिंग के अंडर किसी तरीके से इंजर होता है, उसको अगर कॉम्पनसेशन अभी तक नहीं दिया गया है, तो अब ये नई गाइडलाइंस के हिसाब से देना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस वाज अप्लाइड रेट्रोस्पेक्टिवली एज वेल। सिमिलरली जब रिहैबिलिटेशन की बात करते हैं तो 2013 का एक्ट ये कहता है कि भाई स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी एक सर्वे कंडक्ट करने की, कि कितने लोगों की सीवर क्लीनिंग्स के टाइम पे डेथ हुई है, उनको कॉम्पनसेशन दिया गया है या नहीं दिया गया है, और जितने लोगों को अब डिसेबलमेंट या डिसेबिलिटी फेस करनी पड़ रही है, उनके फैमिली मेंबर्स को रिहैबिलिटेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की होगी। और रिहैबिलिटेशन के अंडर स्टेट करेगा क्या क्या? सो फुल रिहैबिलिटेशन फॉर द विक्टिम्स एंड द फैमिलीज ऑफ दिस सिचुएशन, जहां पर एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी टू द नेक्स्ट ऑफ किन, कि उनके फैमिली मेंबर्स में से किसी एक पर्सन को एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा। स्टेट विल बी रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन ऑफ सच अ विक्टिम ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग। सिमिलरली स्टेट को स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाने पड़ेंगे मैनुअल स्कैवेंजिंग के विक्टिम्स को लेकर। एंड उसके साथ साथ ये भी चीज क्लियर करी उन्होंने दैट स्कॉलरशिप्स विल बी प्रोवाइडेड फॉर द डिपेंडेंट्स ऑफ डिजीज्ड और डिसेबल्ड वर्कर्स, ठीक है। कि भाई अगर उस पर्सन के कोई बच्चे हैं, उसके ऊपर कोई डिपेंडेंट है, तो उन डिपेंडेंट्स की स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेगा स्टेट फॉर देयर रिहैबिलिटेशन। तो ये बेसिक रिहैबिलिटेशन को लेकर गाइडलाइंस इशू करी। बट पॉइंट ये था कि अगर इन सारी गाइडलाइंस के बाद भी इंस्टीट्यूशंस जो वायलेट कर रहे हैं एक्चुअली एक्ट को, जैसे मान लो किसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया और वो कॉन्ट्रैक्ट अगर एम्प्लॉयर्स को या एम्प्लॉइज को भी यूटिलाइज कर रही है फॉर द पर्पसेज ऑफ, या किसी को एम्प्लॉय कर रही है फॉर द पर्पसेज ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग, तो ऐसे इंस्टीट्यूशंस के अगेंस्ट क्या एक्शन लिया जाए? तो उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी 2023 के जजमेंट में यह कहा दैट द स्टेट शुड कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट्स इमीडिएटली आफ्टर सीवर डेथ्स इन आउटसोर्स्ड वर्क। जैसे क्लीनिंग का वर्क मान लो स्टेट ने किसी और कंपनी को आउटसोर्स कर दिया और स्टेट को वहां पे पता चला कि मैनुअल स्कैवेंजिंग को यूटिलाइज किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है, जिस केस में सीवर डेथ भी हो चुकी है किसी पर्सन की। सो इन दैट केस इमीडिएटली उस कंपनी का जिसको आउटसोर्स किया गया था वर्क, उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना चाहिए। फिर इंपोज मॉनिटरी पेनल्टीज ऑन डिफॉल्टिंग एजेंसीज, जो भी एजेंसीज इंप्लॉय कर रही है किसी पर्सन को मैनुअल स्कैवेंजिंग के लिए, उनके ऊपर पेनल्टीज इंपोज करनी चाहिए। एंड क्रिएट अ मॉडल कॉन्ट्रैक्ट क्लॉज ensuring prohibition of entry into sewers, standards as per 2013 Act and blacklisting on violations। ये कुछ चीजें कंपनीज के साथ जब भी कॉन्ट्रैक्ट स्टेट साइन करता है किसी भी तरीके के सैनिटेशन वर्क को आउटसोर्स करते वक्त, तो उसमें कुछ सर्टेन क्लॉजेस को ऐड पहले से ही कर दो आप, जैसे कि भाई प्रोहिबिशन ऑफ एंट्री इनटू सीवर्स, किसी भी एम्प्लॉय को आप, किसी भी पर्सन को आप सीवर में एंटर नहीं कराओगे उस चीज को क्लियर करने के लिए। सिमिलरली स्टैंडर्ड्स एज पर द 2013 एक्ट, कि 2013 की एक्ट की जो गाइडलाइंस है, 2013 के एक्ट के जो प्रोविजंस है, ठीक है, जिसमें मैनुअल स्कैवेंजिंग को प्रोहिबिट किया गया था, उसके अकॉर्डिंग आप स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को बनाइए। एंड ब्लैकलिस्टिंग ऑन वायलेशंस, ये भी चीज आप क्लियर कर दो, उन्हीं कॉन्ट्रैक्ट्स में आप लिख दो कि अगर किसी कंपनी ने इस एक्ट के या इन पर्टिकुलर चीजों का वायलेशन किया तो उनको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। अब इसके आगे सुप्रीम कोर्ट ने और क्या क्या चीजें बात की विथ रिस्पेक्ट टू द 2013 एक्ट इंप्लीमेंटेशन। तो 2013 का एक्ट क्या करता है, यहां पे अगर आपने ध्यान दिया तो हेयर इट वाज रिटन दैट, लास्ट पॉइंट में यहां पर गिवन था, ऑब्जेक्टिव क्या है, टू मेंटेन अ सर्वे ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन, कि कितने मैनुअल स्कैवेंजर्स हैं जिनको किसी तरीके की इंजरी कॉज हुई है बिकॉज ऑफ द एक्टिविटी ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग, तो उनका एक सर्वे होना चाहिए, सैंपल का कलेक्शन होना चाहिए, जिसमें उनके रिहैबिलिटेशन का डेटा और ये सारी चीजें गिवन होनी चाहिए। बट कभी वो ढंग से इंप्लीमेंट हुआ नहीं, एंड देयरफॉर सुप्रीम कोर्ट ने 2023 की बलराम सिंह के जजमेंट की गाइडलाइंस में सर्वे को लेकर भी कुछ चीजें पॉइंट आउट की, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट देयर हैज टू बी अ नेशनल सर्वे विद इन 1 ईयर, कि जजमेंट आने के 1 साल के बाद नेशनल सर्वे होना चाहिए। एंड इस नेशनल सर्वे को कौन कौन कंडक्ट करेगा? सो नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी, एनसीएसके बेसिकली स्टैंड्स फॉर नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी, नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब एंड यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ये सारी एजेंसीज मिलकर सर्वे कंडक्ट कराएंगी। एंड सर्वे कंडक्ट करते वक्त जो कमिटीज वो सर्वे करेंगी, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने प्रोवाइड करा दैट ट्रेन द कमिटीज टू अवॉइड पास्ट सर्वे फेलियर्स,
कि ऐसा नहीं है कि 2013 के एक्ट में सर्वे का प्रोविजन नहीं था, वो तो प्रोविजन 2013 के एक्ट में भी था, बट क्योंकि 2013 के एक्ट के सर्वे के प्रोविजन को कभी अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं किया गया, तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने अपनी 23 की गाइडलाइंस में यह चीज प्रोवाइड करी कि भाई आप उन कमिटीज को प्रॉपरली ट्रेनिंग दो, ठीक है, ताकि पुराने वाले सर्वेस की तरह दोबारा गलती ना हो, एंड अलोंग विद दैट टू क्रिएट अ पोर्टल एंड अ डैशबोर्ड विद द डेटा ऑफ डेथ्स, कॉम्पनसेशन स्टेटस एंड रिहैबिलिटेशन मेजर्स। ठीक है, कि एक पोर्टल बनाने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होगी कि भाई उस पोर्टल में एक डैशबोर्ड होगा जिसमें जितनी डेथ हुई है उनका डेटा, जितना कॉम्पनसेशन दिया गया अलग अलग लोगों का, कॉम्पनसेशन का स्टेटस एंड जो रिहैबिलिटेशन के लिए एक्शंस लिए गए, वो सारी चीजें प्रोवाइड करनी होंगी। तो ये कुछ की फीचर्स थे उन गाइडलाइंस के। बट बेसिकली अगर बात करें हम कि क्या गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट ने दी थी, सो देयर वर 14 डायरेक्शंस व्हिच आर इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन द केस ऑफ डॉक्टर बलराम सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। क्या क्या गाइडलाइंस थी वो? नंबर 1, द यूनियन इज सपोज्ड टू फ्रेम फेज्ड इरेडिकेशन पॉलिसीज एंड गाइडलाइंस। कि मैनुअल स्कैवेंजिंग की एक्टिविटीज को इरेडिकेट करने के लिए यूनियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो एक सेट ऑफ गाइडलाइंस प्रोवाइड करेंगे कि किस तरीके से धीरे धीरे वो इरेडिकेशन करेंगे इस चीज का। एंड सेकेंडली, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज टू अडॉप्ट द यूनियन गाइडलाइंस इन ऑल एजेंसीज एंड म्युनिसिपैलिटीज। कि जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, जितने भी स्टेट्स हैं हमारे यहाँ, जितनी भी यूनियन टेरिटरीज हैं, उन सबको उन गाइडलाइंस को इंप्लीमेंट करना होगा अपनी कंट्री में मैनुअल स्कैवेंजिंग को हटाने के लिए विद रिस्पेक्ट टू देयर एजेंसीज एंड म्युनिसिपैलिटीज। देन नेक्स्ट थिंग वाज टू एंश्योर द रिहैबिलिटेशन मेजर्स, जैसे कि भाई जब 2013 के एक्ट में भी था ना कि रिहैबिलिटेशन आपको देना है, तो फिर एंश्योर करना है आपको कि जो भी विक्टिम ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग है, चाहे वो उसको डिसेबिलिटी हुई हो या उसकी डेथ हुई हो, वहां पे रिहैबिलिटेशन के मेजर्स को इंश्योर कराना, जैसे जॉब देना, एजुकेशन के लिए प्रोवाइड करना, स्किल डेवलपमेंट कराना, ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। सीवर डेथ के केस में कॉम्पनसेशन इंक्रीज करके 30 लाख किया गया, डिसेबिलिटी का कॉम्पनसेशन यहां पर इंक्रीज करके मिनिमम 20 लाख कर दिया गया। अगर परमानेंट डिसेबिलिटी है एंड अदर फॉर्म्स ऑफ डिसेबिलिटी है तो 10 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन देना होगा, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले भी देखा था। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने और क्या गाइडलाइंस इशू करें इस केस में? द कोर्ट सेड दैट अकाउंटेबिलिटी इज टू बी इंपोज्ड इन अ कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क, जैसे कि भाई कॉन्ट्रैक्ट आप कैंसिल करिए, पेनल्टीज इंपोज करिए, जो भी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि अगर गवर्नमेंट ने किसी क्लीनिंग वर्क को आउटसोर्स कर दिया है और वो कंपनी अगर किसी पर्सन को मैनुअल स्कैवेंजिंग के लिए अगर यूटिलाइज करती है, एम्प्लॉय करती है, तो ऐसी कंपनीज का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होना चाहिए, उन पर पेनल्टीज इंपोज होनी चाहिए। फिर मॉडल कॉन्ट्रैक्ट क्लॉजेस बनाओ आप सारी एजेंसीज के लिए, ठीक है, कि उसमें जैसे वो प्रोहिबिशन वाली बात लिखी थी, ब्लैक लिस्टिंग वाली बात लिखी थी, वो सारी चीजें उन मॉडल कॉन्ट्रैक्ट्स में लिखी होनी चाहिए। नेशनल सर्वे होना चाहिए विद इन 1 ईयर अबाउट द स्टेटस ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग एंड देयर रिहैबिलिटेशन ऑफ द मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड द स्टेटस ऑफ देयर कॉम्पनसेशन डिस्बर्समेंट। इन सारी चीजों का नेशनल सर्वे 1 साल के अंदर होना चाहिए। ट्रेनिंग फॉर द सर्वे कमिटीज, स्कॉलरशिप फॉर डिपेंडेंट्स ऑफ विक्टिम्स, कि भाई जो विक्टिम है मैनुअल स्कैवेंजिंग के, उनके डिपेंडेंट्स को स्कॉलरशिप प्रोवाइड देना भी स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। फिर नालसा को भी इन्वॉल्व करने की बात सुप्रीम कोर्ट ने 23 की गाइडलाइन में की थी, वेयर इट सेड दैट नालसा शुड बी इन्वॉल्वड इन द सर्वे एंड कॉम्पनसेशन मॉडल। नालसा इज बेसिकली नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, कि आप उसको इन्वॉल्व करवाइए अपना कॉम्पनसेशन मॉडल डेवलप करने के लिए। सब्सिक्वेंटली द कोर्ट ऑल्सो सेड दैट coordination between all commissions and to fill the vacancies in the commissions, कि भाई नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी, NCST, ये सारे कमीशंस को इन्वॉल्व किया गया था इनके सर्वे में, तो इन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अगर कहीं पे कोई वैकेंसीज हैं कि नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी में अगर वैकेंसी है तो वो वैकेंसीज प्रॉपर्ली फिल होनी चाहिए। ट्रेडिंग मॉड्यूल्स फॉर एजेंसीज अंडर 2013 एक्ट एंड द क्रिएशन ऑफ अ पोर्टल अलॉन्ग विद द डैशबोर्ड विद ऑल रेलेवेंट डेटा। तो ये गाइडलाइंस थी 2023 के सुप्रीम कोर्ट के बलराम सिंह के जजमेंट की। अब इस जजमेंट की अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें, सो दिस एक्चुअली रीइंफोर्सेस द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटीज और वैल्यूज ऑफ डिग्निटी एंड इक्वालिटी। क्योंकि देखो जनरली देखा गया कि मैनुअल स्कैवेंजिंग जो लोग कर रहे थे, जो एम्प्लॉयड थे उस पर्टिकुलर आर्ट के लिए, दे बेसिकली बिलोंग टू अ पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी, जो कि अगेन इक्वालिटी के प्रिंसिपल्स का वायलेशन करता है, राइट। और उस पर्सन की भी तो डिग्निटी है भाई, ऐसा थोड़ी दें कि राइट टू लाइफ विद पर्सनल लिबर्टी, दैट इज राइट टू लिव विद डिग्निटी, उसके पास नहीं है। तो ये जजमेंट एक्चुअली इन्हीं सारी चीजों को रीइंफोर्स करता है। इट स्ट्रेंथन्स द एनफोर्समेंट ऑफ 2013 एक्ट, कि बलराम सिंह के जजमेंट की जो 14 गाइडलाइंस है वो एक्चुअली 2013 के एक्ट का प्रॉपर इन्फोर्समेंट इंश्योर कराता है। इट ऑल्सो शिफ्ट्स फोकस टू रिहैबिलिटेशन, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी एंड एम्स टू एंड अ सेंचुरीज ओल्ड इन ह्यूमन प्रैक्टिस।
जो सेंचुरी से चली आ रही है ह्यूमन प्रैक्टिस है, उसको भी एंड करने के लिए ये पर्टिकुलर गाइडलाइंस बड़ी सिग्निफिकेंट हैं। गाइडलाइंस इशू हुई, एक्ट 2013 में पास हुआ, बट रिसेंटली क्या देखा गया, सुप्रीम कोर्ट के ही दरवाजे के सामने जिस कोर्ट ने खुद गाइडलाइंस इशू करी, जिस कोर्ट ने खुद 6 मेट्रो सिटीज में कहा कि भाई यहां पर मैनुअल स्कैवेंजिंग की एक्टिविटीज कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है और इरेडिकेट करनी है, उसी सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे के बाहर ये एक्टिविटी चल रही थी। बट सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज को नोटिस में लिया एंड सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज को बहुत सीरियसली नोटिस में लिया, क्योंकि कोर्ट ने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली को तो नोटिस इशू किया ही, साथ में पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को भी, और उनसे कहा है कि अगर सैटिस्फैक्टरी आप हमें रीजन नहीं देते हो, then the court will be obliged to register or direct the registration of FIRs against the officials involved in this case. But that's the reality at this point of time कि भाई जब सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे के बाहर अगर मैनुअल स्कैवेंजिंग की प्रैक्टिस कंटिन्यू हो रही है, तो कंट्री में बाकी जगह तो क्या स्टेटस होगा इन गाइडलाइंस का, दैट्स समथिंग जो मैं आपके विजडम पे छोड़ता हूं। बट आई होप ये गाइडलाइंस क्या थी, ये एक्ट क्या है, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, है ना। बाकी अगर सेशन अच्छा लगा हो तो डू लाइक द सेशन एज वेल, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी कंसर्न, देन यू कैन लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। बाकी तब तक तबीयत वगैरह का ध्यान रखिए, आराम से पढ़ाई करिए, एंड आई विल सी यू सून। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।